हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कम। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीज के पीवाईक्यू 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 12th के सारे चैप्टर कर चुके हैं। ये लास्ट चैप्टर है एक्सेप्ट सॉल्ट एनालिसिस। ये लास्ट चैप्टर है। सॉल्ट एनालिसिस क्योंकि एज ए चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है तो उसे पी ब्लॉक या बाकी पूरी इनऑर्गेनिक में साथ में लेकर चल लेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर होने वाला है किसका, 12th के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। यहाँ तक होने के बाद हम लोग आगे 11th के चैप्टर्स करेंगे और अगला चैप्टर जो आएगा वो इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे अपना, ठीक है। तो अभी डिस्कशन को शुरू करते हैं और हमें डिस्कशन के सारे नोट्स, लेक्चर, सब कुछ कहाँ पे मिल रहा है, वो पी वाई क्यूज़ हमें मिल रहे हैं dextercam.in/courses में जाके पी वाई क्यूज़ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जो रिवीजन वाले वीडियोस बचे हैं वो कल परसों से आना वो भी शुरू हो जाएंगे, तो वो मैं सारे कंप्लीट कर दूंगा। 2-3 दिन की बात है, 20 तारीख तक ऑलमोस्ट सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कह रहा है मेटल्स दैट आर एम्प्लॉयड इन द बैटरी इंडस्ट्री आर। ये तो यार बिल्कुल एनसीईआरटी का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब नॉलेज बेस्ड का मतलब होता है इसमें तो कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर को टिक करना था। तो इसमें कौन कौन यूज होते हैं भाई? इसमें यूज होते हैं एमएन यूज होता है, निकल यूज होता है और कैडमियम यूज होता है। तो एमएन, निकल और कैडमियम यानी बीसीई ओनली। तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द आयंस आर गिवन बिलो। अब हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें दे रखा है ई नॉट की वैल्यू ClO4 माइनस की कितने दे रखी है, 1.19 दे रखी है। पर आयोडेट आयन की दे रखी है 1.65 और पर ब्रोमेट आयन की दे रखी है 1.74। अब देखो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है यानी कि इन्हें, ये ब्रोमीन किस में आ जाएगा, ब्रोमीन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो मान लेते हैं बी आर से बी आर माइनस में आ गया, तो ये +7 से -1 में आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। तो लिख देते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल greater will be the oxidizing power। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, BrO4- फिर IO4- और फिर ClO4- हो गया। सिंपल बात है, ये ऑक्सीडाइज मतलब खुद रिड्यूस होना चाहेंगे ना। तो खुद रिड्यूस सबसे पहले कौन होना चाहता है, जिसके लिए ईएमएफ सबसे ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा किसके लिए, BrO4- के लिए है, ठीक है ना। गला यार थोड़ा ख़राब है, मतलब बोल बोल के ख़राब हो गया गला ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इस बात को हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस बात पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं कि जो लैम्डा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है। तो इन चीज़ों पे तो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो नॉन पोलर या पोलर इलेक्ट्रोड पे मतलब सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। बस किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थोड़े से ही क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर में, 13 क्वेश्चन है कुल करने के लिए। 3 हम लोगों ने कर लिए हैं, तो अगले 10 मिनट में हम लोग सारा ही कर लेंगे हमें लगता है। सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं यार। और अगर थ्योरी में दिक्कत आ रही है तो प्लीज अध्याय और निश्चय बैच की थ्योरी जाके देख लो, अभी भी समय है यार, सुधर जाओ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा पढ़ लो। केवल स्ट्रेटजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होता किसी का, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाई टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग, सही बात है ये तो। इवन इफ द टिन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ, अरे यार पीलिंग ऑफ हो जाएगी जब उखड़ जाएगी तो रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करेगी। तो पहला गलत हो गया। अब क्योंकि गलत ही बताना था तो पहले ही गलत है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत उतनी नहीं है स्मार्ट खेलने की। लेकिन मैं बाकी सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन पीएच लाइज अबव 9 to 10 रस्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस। बेसिक मीडियम में रस्टिंग मुश्किल से होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। dissolved ions dissolved oxide of SO2 and NO2 in water act as a catalyst in the process of rusting। क्योंकि ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड है तो जब ये मॉइस्चर से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वीक एसिड्स बना देते हैं और जो रस्टिंग को सपोर्ट करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज envisaged as setting up the electrochemical cell of an
ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, है बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द मास ऑफ सिल्वर, जिसका मोलर मास हमें गिवन है 108 ग्राम पर मोल, डिस्प्लेस्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2 एट एसटीपी कंडीशन। अब यार देखो 56 ml अगर दिया है तो मैं इसे मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्या, कि ये ओल्ड एसटीपी कंडीशंस हैं। क्या है, ओल्ड एसटीपी कंडीशंस हैं। जब ओल्ड एसटीपी कंडीशंस हैं तो हम लोग फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ यूज करेंगे। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन E2, यानी कि जो भी मास डिपॉजिट हो रहा है वो अपने इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शन में होगा। अब W1 मान लेते हैं x, और इसके जो इक्विवेलेंट वेट है आयरन का 108, क्योंकि आयरन का तो एन फैक्टर 1 होता है, आयरन का सिल्वर का तो एन फैक्टर 1 होता है। एन फैक्टर फॉर सिल्वर कितना होगा, एन फैक्टर फॉर सिल्वर इज 1। ठीक, 1 क्यों होगा, क्योंकि Ag से Ag प्लस बनेगा। वेट ऑफ हमें निकालना है O2, तो वेट ऑफ O2 हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ O2 निकालने, मोल्स ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, 5600 डिपॉजिट हो रही है, 22400 ले लेते हैं। ठीक है, इनटू इसका मोलर मास हो गया 32, ये आ गया वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32 इंटू 4। ठीक, तो 32 से 32 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 टाइम्स और ये इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई वो 108 ग्राम्स आ गई। अगर ओल्ड की जगह न्यू एसटीपी कंडीशन होती, फॉर न्यू एसटीपी कंडीशंस, तुम कैलकुलेशन अपने आप कर लोगे मैं जानता हूँ। न्यू एसटीपी कंडीशंस के लिए क्या होगा कि सब कुछ सेम होगा, x अपॉन 108 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 5600 अपॉन क्या आ जाएगा, 22700 आ जाएगा, इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 32। ठीक है, सिंपल है, इसे सॉल्व कर दोगे x की वैल्यू निकल आएगी, ऑब्वियसली थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि ये नंबर जो अब मोल्स आ रहे हैं वो थोड़े से कम आ रहे हैं। ठीक, सॉल्व हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन है, जब न्यू एसटीपी कंडीशन नहीं, न्यू एसटीपी कंडीशन पे जो वॉल्यूम था वो कितना था, 22700 था। ठीक, तो लेकिन हम आंसर अपना 108 ही रखते हैं, क्योंकि ओल्ड एसटीपी कंडीशन ज़्यादा सूट कर रही है, जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से। अगला सवाल क्या कह रहा था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी। अब हाइड्रोजन को अगर हमने इलेक्ट्रोड को हमने डिप कर दिया तो हमने क्या लिखा कि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और क्या बना दी होगी, H2 गैस बना दी होगी। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल, नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे -0.059 1/2 log ऑफ 1 अपॉन मतलब H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये ई सेल तो हो गया 0, ई नॉट सेल हमें निकालना है, ये ई नॉट सेल 0 हो गया, ई सेल हमें निकालना है -0.0591/2, 1 हटा देना है क्योंकि वैल्यू में नहीं गिवन है, 1 हमें हटा देना है क्योंकि हमें गिवन है कि RT/NF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.059 दे रखी है। ठीक, पार्शियल प्रेशर हम ले लेंगे log 1 हो जाएगा, तो 1/H प्लस का होल स्क्वायर आ गया, तो आ गया 0.059/2 इंटू 2, और ये हो गया माइनस ऑफ लॉग H प्लस, माइनस ऑफ लॉग H प्लस क्या हो गया, pH हो गया, माइनस ऑफ लॉग H प्लस किसके बराबर हो गया, pH के बराबर हो गया, तो -0.059/2 से 2 कैंसिल ही कर दें यार, खामो खाम में लिख रहे हैं, यहीं पे 2 से 2 कैंसिल कर दें तो 059, और pH की वैल्यू इसे लिख दें pH की वैल्यू हमें दे रखी 3। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 17.7 इंटू 10⁻⁻², यानी कि हम इसे कितना लिख देंगे, 18 लिख देंगे। ठीक है, निगेटिव में ही आएगी वैल्यू, तो हम यहाँ पे 18 आंसर लिखेंगे। पोटेंशियल पूछा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, माइनस में ही आएगा आंसर ऑब्वियसली, लेकिन 18 लिखेंगे। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है, द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद अ स्टेडी करंट ऑफ 0.015 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स इज। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे क्या कि Zn2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में, भाई यही तो है ना, जिंक सल्फेट में Zn किस में था, Zn2+ में था, तो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए पर मोल, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, तो हम फैराडेज फर्स्ट लॉ लगा देंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि W = ZIT होता है, फॉर्मूला याद आ रहा, बस सीधे फॉर्मूला ही लगाना था। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E/96500,
इंटू आई की वैल्यू 0.015 इंटू टी की वैल्यू 15 इंटू 60 क्योंकि हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इसे। अब ई की वैल्यू कितनी है 65.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 इंटू 0.015 इंटू 15 इंटू 60। तो इससे जब डिवाइड वगैरह कर दोगे इससे तो आंसर आ जाएगा 0.004574 ग्राम्स। तो ऐसे लिखेंगे 45.74 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स विच टर्न्स टू बी 46। ठीक 46 यहाँ पे लिख देते हैं, काम खत्म हो जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आसानी से लग रहा है, बस यार कैलकुलेशन तो अब करनी पड़ेगी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी तो करनी ही पड़ती है और करनी चाहिए भी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को भी इसमें, ये तो एकदम क्लियर है। सवाल सरल आए यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, बस तुमने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी में दिक्कत है तो दिक्कत है तुम्हें। और देखो ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से हैं, फैराडेज लॉ के हैं। अगला क्वेश्चन भी फैराडेज लॉ पे डिपेंडेंट है। क्या कर रहा है, कांस्टेंट करंट was passed through a solution of AuCl4 minus ion between gold electrode। ठीक है, तो AuCl4 माइनस में जो गोल्ड की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। ठीक, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स द इंक्रीज इन द मास ऑफ कैथोड वाज दिस। तो यानी कि ये रिड्यूस हुआ होगा। जब ये रिड्यूस हुआ तो AuCl4 माइनस कहाँ पे आ गया होगा, Au में रिड्यूस हुआ होगा। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा 3। और हमें टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज कितना पास हुआ। तो W इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू होता है। W कितना है 1.34, इतना ही ग्राम बढ़ गया, इज इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी 197/3 इंटू क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट फैराडे में ही आ जाएगी, डायरेक्टली फैराडे में आएगी। क्यों, क्योंकि 96500 से हमने कूलम में कन्वर्ट किया ही नहीं, तो आंसर किस में आएगा, डायरेक्ट फैराडे में आएगा। तो 3 इंटू 1.314 डिवाइडेड बाई 197। ठीक, तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 3 9 और 3 डिवाइडेड बाई 197। तो ये एग्जैक्टली 0.02 टाइम्स हो गया। तो क्यू की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻2 फैराडे में आएगी। ध्यान रखना कूलम्स में नहीं आएगी, क्योंकि हमने 96500 से डिवाइड नहीं किया और क्योंकि हमें आंसर फैराडे में निकालना था इसलिए 2 ही लिख दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा था अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल for the oxidation of 1 mole of H2O2 to O2 is। तो H2O2 से O2 बनाने के लिए हम क्या करें, रिएक्शन लिख लें, ट्वाइस H2O gives 4H plus O2 प्लस कितना 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, वो यही तो हो गई इक्वेशन H2O के ऑक्सीडेशन के लिए। तो फॉर 1 मोल ऑफ O2 2 moles of water is required, 2 moles of water and 4 moles of electrons are required। तो फिर फॉर 1 मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, फॉर 1 मोल ऑफ वाटर चार्ज रिक्वायर्ड विल बी, यूनिटरी मेथड से कर देंगे, चार्ज रिक्वायर्ड विल बी 2 मोल। तो 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे का मतलब 2 इंटू 96500। तो इससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 5 10 3 13 और 19। ठीक, 19300 आ गया। तो इसे क्या लिखेंगे, 10⁻⁵ में लिखना है तो 1.93 इंटू 10⁻⁵ लिखेंगे, या फिर 2 इंटू 10⁻⁵ फैराडे लिख देंगे। तो आंसर हमारा राउंड ऑफ करने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल बात है, बिल्कुल है ना, आसानी से लग रहा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। फैराडे लॉ को बस यूज करते जाना है और सवाल लगाते जाना है। अगला चैप्टर केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना, उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, उसमें भी 10-12 ही सवाल हैं, तो फटाफट करके कल की क्लास में उसे भी खत्म कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है द पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल इज माइनस ऑफ 10⁻⁻2 और ये हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इक्वेशन हमें दे रखी है, तो इसके लिए ई नॉट ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई H प्लस आइन का होल स्क्वायर। ठीक, ई सेल की वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 0.06/2 इंटू लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दी है 2 atm डिवाइडेड बाई 1। तो ये log 2 हो गया, तो माइनस का 0.06 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.3010, या 30 ही लिख लेते हैं क्योंकि 3 दे रखा है। तो ये 0.03 हो गया, तो आंसर आ गया 0.009।
0.009 आ गया तो इसे क्या लिख देंगे, 0.9 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट, और राउंड ऑफ करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट लिख देंगे। और माइनस में ही आ रहा है आंसर, तो माइनस की तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी सवाल को धीरे से पढ़ के आराम से लगाना है, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि MnO4 माइनस प्लस H प्लस और H2C2O4 से रिएक्शन कराइए और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻⁻x, तो x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लो यार कि MnO4 माइनस में सबसे जरूरी बात है, इसमें जो गलती हो जाएगी वो एन फैक्टर निकालने में हो जाएगी हमारी। जो इसमें गलती मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं, एन फैक्टर में। कमेंट करके बताना जरा कितने लोगों ने एन फैक्टर निकालने में गड़बड़ कर ली यार। यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, यहाँ पे 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ गया 5। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 आ गया, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ गया 2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब टोटल जब बैलेंस करोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ सेल को, तो दोनों में ओवरऑल एन फैक्टर कितना आ जाएगा, ओवरऑल एन फैक्टर फॉर रिएक्शन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब लगा दो फॉर्मूला सीधे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे क्यू लिख दो, चाहे क्यू सी लिख दो। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा के इक्विलिब्रियम, और ई सेल हो जाएगा कितना 0। तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 10⁻⁻x। इसकी वैल्यू है कितनी, अब इसमें ये क्या है, MnO4 क्या है, कैथोड पे होगा, और C2O4 माइनस क्या है, एनोड है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। तो ई कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0.059 अपॉन एन इंटू एक्स। इसकी वैल्यू अगर पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर देखना जरा, 1.51 माइनस ऑफ माइनस 0.49 इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन 10 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 0.059, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 59। ठीक, इसे जब सॉल्व करोगे तो इससे x की वैल्यू जो आ जाएगी वो x की वैल्यू हो जाएगी 338.98, यानी इसे लिख देंगे 339। ठीक, छुप गया, कोई दिक्कत नहीं, 339 लिख देंगे। कैलकुलेशन वाला सवाल था, ज़्यादा गंदी कैलकुलेशन थी, तो 339 इसका आंसर हो गया, काम खत्म हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट्स x इंटू 10⁻⁻1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर्स। ग्राम एटम्स का मतलब होता है क्या, मोल्स ऑफ कॉपर, मोल्स ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर किस में है, कॉपर +2 में, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या आ जाएगा, कॉपर 2+ कॉपर आ जाएगा। अब कह रहा है कि 1 फैराडे फॉर 2 फैराडे मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना होगा, मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 फैराडे से कितना होगा, 1 फैराडे से होगा हाफ मोल, हाफ मोल का मतलब क्या होगा 0.5, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻1। तो 5 इंटू 10⁻⁻1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। इससे ज़्यादा सरल सवाल हो ही नहीं सकता था, मतलब लगाना बनता ही बनता था, इसे ना लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। अगला सवाल क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन तो और भी सरल है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटीज फॉर सम मटेरियल्स इज गिवन। ठीक, अब ये बताना है कि इनमें से कंडक्टर्स कौन कौन से, तो कंडक्टर वो हैं जिनके लिए वैल्यू कैसी है 10 से ज़्यादा, मतलब 10⁻+ में, या कुछ प्लस में, हमारे 10⁻- में नहीं होनी चाहिए। तो देखो कौन कौन है कंडक्टर में हाईलाइट करते हैं, ये कंडक्टर हो गया 10⁻+3, ये 10⁻+1 यानी 12 है, 3.91 ये भी हो गया, तो कितने हो गए, दिख रहा है ना भाई, इसे थोड़ा दूर कर दें तो ये 2 ऐसे हो गए। ठीक, फिर ये हो गया क्या 1 इंटू 10⁻3,
फिर कितना हो गया 1 इंटू 10⁻³ तो कितने आ गए कंडक्टर 1 2 3 4 तो 4 कंडक्टर्स आ गए तो आंसर तो 4 हो जाएंगे। अब देखना जरा दूसरे को हाईलाइट कर देते हैं। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों सेमी कंडक्टर्स हैं। ये क्या है? सेमी कंडक्टर्स हैं। और ये जो है ये हमारा क्या है? ये नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर लिख देता है ऐसा। इससे ज़्यादा सरल सवाल नहीं हो सकता था। तो ये 20 मिनट में लगभग हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस कर लिए। इसका भी आंसर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे बात करेंगे केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। तैयारी करते रहो, मेंस का रिवीजन शुरू कर दो अगर नहीं किया है, और फटाफट हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। ठीक है, चलो खूब सारा पढ़ाई करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि अब हम लोग को जल्दी से ग्रो करना, नहीं तो फिर बीच में अटक जाएगी गाड़ी। ठीक, चलो बाय बाय।